एंड द बेस्ट पार्ट ही ऑफर्ड यू कि वो यही है, पोस्टिंग आप उनकी, आपको टाइम लेकर मिलना भी चाहिए और उसका फ़ायदा भी आपको उठाना चाहिए। तो हमने अभी डिस्कशन किया एंड आई वाज टॉकिंग अबाउट फेलियर सब पिलर ऑफ सक्सेस, करेक्ट। जब भी आप कोई लक्ष्य बनाते हो तो सबसे क्या चीज़ है जो सबसे ज़्यादा आपको रोकती है? वो है आपका फियर ऑफ फेलियर, यस और नो। कोई भी बड़ा लक्ष्य बनाने के बाद इंसान डरता है कि क्या मैं फेल हो गया तो, और फेल होने से डर क्यों लगता है इंसान को? ये किसने क्या कहा? रिलेटिव से डर पहला। बढ़िया शानदार अच्छी बात करें। रिश्तेदारों की चिंता सबसे ज्यादा हो जाती है, इसलिए ये लोग रिश्तेदार मेरा मजाक बनाएंगे, कोई फ्रेंड सर्कल में बनाएंगे, पीयर ग्रुप मजाक बनाएगा, तो कोई इंसान उसके चक्कर में बड़ा काम ही नहीं कर सकता। अब सवाल उठता है कि यदि हम कुछ करें नहीं तो कौन हमारी तारीफ कर रहा है? कोई कर रहा है, ना करो तो उसका अलग मजाक बनता है, राइट। तो ध्यान रखना कि जो आज आपका मजाक बनाएंगे, आपका जब सिलेक्शन होगा, सक्सेस मिलेगा, तो सबसे ज्यादा तारीफ करने वाले वही होंगे आपके। ये सुनो, लड्डू खाने और सबसे पहले भी वही आएंगे। क्या ये ठीक बात करें? They'll always come forward and believe one thing: the world belongs to believers and only believers are achievers. पूरी दुनिया आप पर विश्वास ना करे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फर्क तब पड़ेगा जब आपको अपने पर विश्वास नहीं होगा। और यदि आपको पूरी दुनिया विश्वास करे और आपके ऊपर खुद विश्वास नहीं है तो कुछ नहीं होगा। यस और नो, दैट विल हैपन, करेक्ट। इसलिए एक बड़ी फेमस पोएम है, उससे आपको समझाने की कोशिश करता हूं। अमिताभ बच्चन जी ने टीवी में बड़ी बार शो में सुनाया होगा, आपने भी सुना होगा, यूट्यूब में सुना होगा, लेकिन आपके लिए कैसे ये इंपॉर्टेंट है वो मैं सुनाता हूं। लहरों से डरकर नौका पार नहीं, मेरे साथ साथ बोलेंगे तो मजा आएगा। लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती है, चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है। मन का विश्वास रगों में साहस भरता है, चढ़कर गिरना, गिरकर चढ़ना ना करता है। आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। आगे कवि कहता है, डुबकियां सिंधु में गोताखोर लगाता है, जा जाकर खाली हाथ लौट आता है। मिलते नहीं सहज ही मोती गहरे पानी में, बढ़ता दुगना उत्साह इसी हैरानी में। मुट्ठी उसकी खाली हर बार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी। और लास्ट में कवि कहता है, असफलता एक चुनौती है, स्वीकार करो। क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो। जब तक क्या कहते हैं, असफलता एक चुनौती है, स्वीकार करो। क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो। जब तक ना सफल हो नींद चैन को त्यागो तुम, संघर्ष का मैदान छोड़कर मत भागो तुम। कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी। नॉट ओनली सिविल सर्विसेज, ये जीवन में अपने जीवन को सफल बनाना है तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज ध्यान रखो। संघर्ष ही जीवन है। ये लहरें क्या है? चुनौतियां हैं, जीवन के संघर्ष है। हम विपरीत हवा में ही पतंग उड़ा सकते हैं, विपरीत हवा में ही हम एरोप्लेन उड़ा सकते हैं, और लाइफ में ग्रो करना है तो चुनौतियां ही, संघर्ष ही हमें आगे बढ़ा सकती है। लेकिन आमतौर पे इंसान संघर्ष को अपनी बदनसीबी समझता है, वो कंफर्ट जोन में चला जाता है। हमें उससे बचना चाहिए। आगे बढ़ करके चुनौतियां ये नहीं होगी कि यदि कुछ करना है। शिप कैन बी द सेफेस्ट एट द शोर। जहाज जो सबसे ज्यादा सुरक्षित कहाँ रह सकता है? बंदरगाह में खड़ा रहे। बट क्या ये जहाज बंदरगाह में खड़े रहने के लिए बना है? बिल्कुल नहीं। इस जहाज का इंपॉर्टेंस तब होगा जब वो समुद्र में उतरे और लहरों में तैरना जाने, और उसके कैप्टन का वैल्यू तब जब उसको तैरा सके। उसी तरह से हमारे जीवन में लहरें जो है चुनौतियां हैं, संघर्ष है। जिसके जीवन में जितनी बड़ी चुनौती आ रही, संघर्ष आ रहा है, इसका मतलब उसको उतनी ऊंचाई में आगे जाना है। जितनी ऊंचाई में जाओगे उतनी बड़ी चुनौतियां आपकी बढ़ जाएंगी। अब उसको कैसे मैनेज करते हो, हाउ यू वर्क सेल थ्रू, दैट विल मेक द डिफरेंस। सिविल सर्विस एग्जामिनेशन के बारे में आप स्टूडेंट हैं थे,
आपके पास चॉइस है कि चलो जस्ट कोई नौकरी लेना है, वो भी इतना आसान नहीं है। कुछ बिजनेस कर लेंगे, काम चल जाएगा, वो भी आसान नहीं है। लेकिन दिमाग में बैठा हुआ है कि आसान है, चलो चल। तो जब मेहनत करना ही है, सबके पास वही 24 घंटे हैं दिन और रात में, सबके पास 7 दिन ही है रात में, तो क्यों ना हम उसी समय का क्वालिटी इस्तेमाल करें और जिस फेज ऑफ लाइफ में आप हैं कुछ ऐसा करें जो सिर्फ अपने नहीं लिए लाखों की उम्मीद बन जाए, हजारों की उम्मीद बन जाए और हम अपने के साथ साथ लोगों के लिए उम्मीद बन जाए, तो उसका मजा है। This whole human civilization and culture has been created by 10% of the human population. 90% have been only the users, consumers. 10% people always think, and if this is your choice, कि आपको 90% के बीच में रहना है या 10% में आना है। सिर्फ आगे बढ़कर कितने लोग 10% में आना चाहते हैं? सब लोग आना चाहेंगे, वेरी गुड। तभी हम लोग यहाँ बैठे हैं। 10% लीड द पॉपुलेशन, दिस इज वन लाइफ, डोंट पोस्टपोन एनीथिंग फॉर द नेक्स्ट लाइफ। कि आपको कोई अगले जन्म में मिलेगा, फिर उसमें मिलेगा भी तो अगला वाला काम होगा ना। इस वाला पोस्टपोन करने के क्या फायदा यदि है भी कुछ तो इट इज बेटर टू यूटिलाइज। इसके लिए समझाने के लिए जब जब ये डर लगे कि मुझे बस का नहीं है, IAS नहीं कर सकते, बड़ा काम नहीं कर सकते, तो फिर इस पॉइंट के फर्स्ट स्टेज पे जाओ। क्या कहता है? नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती है। कितना बड़ा मैसेज है। क्या हमारी रात की हालत चींटियों से बुरा है? वो चींटियां जो अपने साइज से बड़े दाना के लिए चलती हैं, कई बार दीवार में चढ़ने की कोशिश करती है, 100 बार फिसल के गिर जाती है, लेकिन उसका विश्वास है और चॉइस भी नहीं उसके मन में। उसके मन को चॉइस दिया ही नहीं उसने, मुझे जाना है तो जाना है वहां। और उसी विश्वास के साथ जब दीवार में चढ़ती है कि मुझे उस मंजिल तक, अपने घोंसले तक पहुंचना है, तो वो दाएं से बाएं से स्ट्रैटेजी चेंज करके अल्टीमेटली वो चींटियां वहां पहुंच जाती हैं। क्योंकि चींटियां जो है अपने को चॉइस देती नहीं कि मुझे नहीं पहुंच पाऊंगी, तो छोड़ दो, उसको लेके ही जाना है। तो जब अपने मन में चॉइस होगा तो ठीक है, नहीं छोड़ देंगे तो आपको छूट ही जाएगा। जब आपके मन में चॉइस है कि नहीं, आई डोंट वांट टू कॉम्प्रोमाइज, आई वांट टू गेट इट, तो फिर कुदरत भी आपके साथ होगा। ऑल कॉस्मिक फोर्सेस विल कंस्पायर टू मेक यू सक्सेसफुल once you have decided to succeed. This is a famous line of alchemist, right? By Paul Coelho, that you will everything concerned. और पतंजलि का कहना है कि जब आपकी इरादे मजबूत हो जाते हैं, आप प्रेरित होते हैं, तो सारे रिसोर्सेज, लोग जो पहले दिखते नहीं थे, अपने आप दिखने लग जाएंगे, आपके सहयोगी बन जाएंगे, and you will reach there where you want to be. आगे समझाने के लिए कहा कि मोती चुनना भी आसान काम नहीं है, आराम से नहीं मिलता। गोताखोर डुबकियां लगाता है, कई बार वो खाली हाथ लौट आता है, लेकिन चॉइस देता नहीं अपने आप कि मैं नहीं मिल गया कोई बात नहीं, 2-4 बार में खत्म हो जाएगा। वो क्या करता है, मुझे तो चुनना ही है, तो मैं दोबारा और उत्साह से जाता और उत्साह से जाता है और अल्टीमेटली लेके आता है। आम इंसान क्या करते हैं, एक आध बार कोशिश किया, छोड़ दिया। और इसीलिए असफलता एक चुनौती है, स्वीकार करो। क्या कमी रह गई, देखो और सुधार करो। कमी रह गई तो उसको सुधारते हैं। जब तक सफल नहीं होंगे, नींद चैन को त्यागेंगे और संघर्ष के मैदान छोड़कर नहीं भागना है। क्योंकि जिसको भी कुछ लाइफ में मिलता है वो हवा में नहीं मिलता, उसको कोई जयकार ऐसे नहीं मिलता जब तक किसको पाए। थॉमस एडिसन dared to fail 10,000 times. Only then you could have 1,000 patented invention. जब बल्ब का आविष्कार कर रहा था, 999 experiments had failed. Right? One young journalist was interviewing him. उसने कमेंट किया, उसने कहा, थॉमस 999 बार तुम फेल हो चुके हो। How do you think कि जो 1000 अटेम्प्ट लेने जा रहे हो तुमको सक्सेस मिलेगा? थॉमस एडिसन ने कहा, यंग मैन, प्लीज चेंज योर पर्सपेक्टिव, आई हैव नॉट फेल्ड। 999 तरीके से बल्ब नहीं जलाया जा सकता, ये मैंने सीखा है। तो मैं वो सारे को रूल आउट करूंगा और जो अटेम्प्ट मैं अब लेने जा रहा हूं से ये बल्ब जल जाएगा। और यही हुआ, 1000 अटेम्प्ट में थॉमस एडिसन ने बल्ब जला दिए। तो आज हम लोग सब रोशनी में बैठे हैं। That's the power of conviction कि how you can make it. जुनून चाहिए, वही चीज आपको सिविल सर्विसेज के लिए लेके आगे बढ़ना है।
लेकिन किस एटीट्यूड के साथ बढ़ रहे हैं वो बड़ा मायने रखेगा। एक बार एक सेंट के साथ, एक संत महात्मा के साथ उनका शिष्य आप लोग सब जानते हैं व्हाट इज एटीट्यूड। आमतौर पर आप यूज करते होंगे एटीट्यूड, तुमको बहुत ज्यादा एटीट्यूड है, वो बड़ा नेगेटिव है, तुमको एटीट्यूड बहुत ज्यादा दिखता है, बड़ा कॉमन वर्ड यूज करते हैं ना। इज एटीट्यूड ऑलवेज ए नेगेटिव थिंग? लेकिन हमेशा तो यूज ऐसे ही करते हैं, बड़ा एटीट्यूड है इसका, है ना। सो व्हाट इज एटीट्यूड, कौन समझाएगा आप में से मुझे? कौन बताएगा आप में से एटीट्यूड क्या होता है? क्या होता है? बिहेवियर, नजरिया। थोड़ा एक्सप्लेन कर सकते हो उसको? यू आर टॉकिंग वेरी मीनिंगफुल थिंग, देखने का नजरिया। ठीक, बहुत अच्छे शब्द का इस्तेमाल किया। चलो एनीवे, क्लैप फॉर बढ़िया वर्ड यूज किया। एटीट्यूड में दो वर्ड हमेशा ध्यान रखना है, स्टिमुलस एंड रिस्पॉन्स। स्टिमुलस इज ऑलवेज द सेम, सिचुएशन एक ही हो सकता है, उसके प्रति आपकी प्रतिक्रिया क्या है, हाउ डू रिस्पॉन्ड डिफाइंस योर एटीट्यूड। एक ही सिचुएशन हो सकता है, बारिश हो रही है, मौसम ठीक नहीं, आज नहीं जाना। बारिश हो रही है, यही तो मौसम मिलने का एटीट्यूड है। दो अलग अलग एटीट्यूड है, ठीक है। समझने के लिए हम क्या कर रहे हैं, सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं, क्या दिखाएंगे? पेपर 4 यूपीएससी में एक्सप्रेसली ये वर्ड है एटीट्यूड एंड ऑल्सो एप्टीट्यूड। अब ये एटीट्यूड रेफरेंस से, क्वेश्चन से, चीजों से अपने आप एग्जामिनर को दिख जाता है। सिर्फ डेफिनेशन नहीं है कि कैसे आप करोगे, नॉट ओनली कि एक टर्मिनोलॉजी है वहां, आप जो आंसर लिखोगे किसी भी पेपर में तो आप समझ के चले कि ये सब चीजें एग्जामिन हो रही डायरेक्टली। एक बार एक संत महात्मा गांव से गुजर रहे थे, तो उनके साथ उनका स्टूडेंट ने पूछा कि सर आप हमेशा एटीट्यूड की बात करते हो, आज मुझे समझाइए दो कि एटीट्यूड होता क्या है। हमेशा गुरुजी कहते थे कि देखो बेटा, अपना एटीट्यूड सही रखोगे तो लाइफ में बहुत अच्छा आगे जाओगे, करोगे। बोला मुझे बताओ एटीट्यूड होता क्या है। बोले काम करते, चलो ये गांव में देख लो 3 लोग जो ईंट बना रहे हैं, उनसे चल के पूछ लेते हैं इसका जवाब क्या है। उस शिष्य बड़ा नाराज हुआ, बोला आप विद्वान हैं, आप मेरे गुरु हैं, इसलिए मैंने सवाल पूछा, मैं भी अच्छा खासा पढ़ा लिखा हूं, आप इतना बेवकूफ समझते हैं कि हम जाके मूर्खों से जाकर पूछेंगे एटीट्यूड का मीनिंग क्या है। गुरुजी ने कहा बेटा, एटीट्यूड का पहला प्रॉब्लम यही है कि वो मान लिया कि तुमको सब आता है, ये जो ईंट बना रहे इनको नहीं आता। बी ओपन टू लर्निंग। सबसे पहले एटीट्यूड का पहला सबक एक सीखो, ऑलवेज बी डाउन टू अर्थ, हम्बल। विद्या ददाति विनयम, विनयम ददाति विद्या। जितनी विनय रखोगे, ओपन रखोगे, सीखोगे। देखो क्या हुआ, चाणक्य और चंद्रगुप्त एक बार अपनी पूरी सेना का कई बार हारने के बाद ध्वंस करके पूरा, they were having a center at a home in मध्य प्रदेश के किसी गांव में शरणार्थी थे। जिसके घर में वो शरणार्थी थे उनको नहीं मालूम था कि चाणक्य चंद्रगुप्त उसके शरणार्थी हैं। लेकिन उस घर में जो महिला थी, लेडी, वो डांट रही थी अपने बेटे को। क्या कह रही थी कि तुम वैसे मूर्ख हो जैसे कि चाणक्य और चंद्रगुप्त हैं। अब ये बात जैसे कान पे पड़ी चाणक्य चंद्रगुप्त के, और 2-4 बार रिपीट करके तुम वैसे मूर्ख हो जैसे चाणक्य चंद्रगुप्त है, ये लोग कान लगा सुनने लगे कि ये क्या चक्कर है, क्या बोल रही है। तो जाकर उसको पूछा कि भाई तुम ऐसा क्यों कह रही हो। कहते हैं ये वैसे ही मूर्ख है, बता रही हूँ, क्योंकि तुम समझाओ कि कैसे, तुम क्यों कह रहे हो चाणक्य चंद्र से मूर्ख है। तो उसने समझाया कि जो मैंने इसको खीर खाने के लिए दिया गर्म है, ये बार बार बीच में हाथ डालता है, वही गलती कर रहा है जो चाणक्य और चंद्रगुप्त कर रहे, इसलिए मैं डांट रही हूँ। बोला कैसे खाना चाहिए तुम्हारे साथ? बोला कि पहले किनारे से खाना चाहिए जैसे खाते। उन्होंने अपनी डिस्क्लोज नहीं किया आइडेंटिटी, बट उनको वहां से ज्ञान मिला। गुस्से में आते हैं कहते इस महिला की जान ले लो कि मेरा मजाक बना रही है। लेकिन दे अंडरस्टूड कि अभी तक मगध में इसलिए जीत नहीं पा रहे हैं क्योंकि हम बार बार डायरेक्टली मगध को जीतने की कोशिश करते हैं। उन्होंने पूरी स्ट्रैटेजी चेंज की, उसके बाद पहाड़ के सारे राज्यों को जीता, फिर मगध पर आक्रमण किया। देन दे कुड गेट ए सक्सेस। यू गॉट द पॉइंट? तो पहले अपनी स्ट्रैटेजी इसमें से चेंज करो, राइट। फिर आती है बारी कि इस तरह के जब सिचुएशन से आप गुजरोगे तो विद ओपन माइंड। फिर वो क्या हुआ, बोले चलिए शिष्य जो है उनका ठीक है गुरुजी चलते हैं।
वो जा करके तीनों लोगों से एक ही सवाल उन्होंने पूछा, ओनली सिंगल क्वेश्चन टू ऑल द 3 ब्रिक मेकर्स। क्या सवाल था? क्वेश्चन सिंपल था, भैया आप क्या कर रहे हो? क्या क्वेश्चन पूछा? भाई साहब आप क्या काम कर रहे हो? जो पहला ब्रिक मेकर था उठा, बहुत नाराज हो, गुस्से में उठा, बोला अंधे हो, दिखाई नहीं दे रहा, ईंट बना रहा हूं, क्या कर रहा हूं? बोले भाई अच्छा बैठ जाओ, बैठ, कोई बात नहीं। फिर दूसरे के पास गए, बोले भाई तुम क्या कर रहे हो? उसने कहा गुरुजी, थोड़ा स्माइल करते हुए बोला, गुरुजी मैं थोड़े ईंट बना रहा हूं ताकि कुछ धन कमाऊं और अपने परिवार का देखभाल कर सकूं। बोला ठीक है, तुम भी बैठ जाओ। फिर वो तीसरे के पास गए, बोले तुम क्या कर रहे हो? कहता है गुरुजी मैं एक बहुत बड़ी महल बनाने की तैयारी कर रहा हूं। क्या बोला उसने? महल बनाने की। तो तीनों का क्वेश्चन एक ही है, जवाब क्या है? तीनों के डिफरेंट हैं। अब अगेन आप लोग से क्वेश्चन है, पहले का एटीट्यूड कैसा है? एरोगेंट। क्या दिक्कत है उसको? भाई क्वेश्चन तो सिंपल ही पूछा था, तो एरोगेंट क्यों है? इतना नाराज क्यों है? उसकी इतना नाराज क्यों है? इतना फ्रस्ट्रेशन क्यों है? ही इज ए पेसिमिस्ट। थोड़ा तारीफ करते रहते हैं बस। और ही इज ए पेसिमिस्ट, और वो काम से खुश नहीं है, फ्रस्ट्रेटेड है ना? तो सवाल उठता है काम से खुश नहीं, छोड़ क्यों नहीं देते? क्यों नहीं छोड़ता? क्यों नहीं जाना? अरे फैमिली तो बहाना है, वो कंफर्ट जोन में, वो पेन वाला एरिया में को भी कंफर्ट बना रखा है कि वो जिंदगी में ऐसे आपको बहुत सारे लोग मिलेंगे, बोलेंगे मैंने तो बहुत विद्वान हूं, बुद्धिमान हूं, लेकिन किस्मत खराब है मेरा कि मुझे ये काम करना पड़ रहा है, राइट? क्योंकि उस काम को छोटा समझता है। सवाल उठता है कि भाई पेट पालना है, यदि आपको पसंद नहीं आ रहा तो काम छोड़ दो ना, कुछ और चेंज करो। लेकिन चेंज करने में जो ट्रांजिशन पीरियड होगा उसके लिए तैयार नहीं हो, उसी में वो रोता रहेगा। इस तरह का इंसान का क्या होगा एटीट्यूड के लिए से? इसका रिजल्ट क्या होगा? जो इंसान अपने काम को पसंद भी नहीं कर रहा हो, एंजॉय भी नहीं कर रहा और फ्रस्ट्रेटेड हो और फिर भी काम किए जा रहा है, ऐसा इंसान के साथ क्या होगा फ्यूचर में? वो जिंदगी भर दुखी रहेगा, आसपास के लोगों को दुखी रहेगा, हमेशा अपनी कहानी किससे उल्टे सीधे समझाता रहेगा। और ऐसे व्यक्ति से तुम मिलने जाओगे तो बोलेगा तुमको ईंट बनाने का काम सबसे गंदा काम है, कभी मत करना। अब यूपीएससी की तैयारी में ऐसे सोच लो कि ऐसा कोई विद्यार्थी सीनियर आपको मिल गया जो इस एटीट्यूड से चल रहा है, तो क्या बोलेगा? फंस गए बेटा, अब तुम भी निकल नहीं पाओगे, राइट? और फिर आपको समझाएगा कि भाई ये तो किस्मत होगा तो निकल जाओगे, नहीं तो कहां सबको किस्मत से मिलता है। You will be caught by such people with this attitude, and majority of the students are in this category. So be aware of meeting such people जो खुद फ्रस्ट्रेटेड हो या नेगेटिव हो, क्योंकि वो इस हमेशा यूपीएससी को ब्लेम करेगा, वो कभी भी अपनी जिम्मेवारी अपने हाथ में लेगा ही नहीं। अजीत आई एम टॉकिंग, अपने लेगा ही नहीं, राइट? ऐसे व्यक्ति से मिलने जाओगे सीनियर, क्योंकि नेचुरली आप तैयारी कर रहे हो तो कोई सीनियर से, दीदी भैया से मिलने जाओगे, आप ऐसे मिलोगे तो कहेंगे ठीक है नोटबुक उठाओ, लिखो क्या क्या पढ़ना पड़ेगा। पता चला आपको लगा कितनी अच्छी बात है, 5 साल से लगे, मुझे तो 15 मिनट में मिलने वाला है। अब आपने नोट करना शुरू किया, हिस्ट्री में ये पढ़ना, ज्योग्राफी में ये पढ़ना, करते करते लंबी लिस्ट बन जाएगी आपकी। अंदर से धड़कन बढ़ना शुरू होगा कि यदि इतना पढ़ने से इसका नहीं हुआ तो मेरा क्या होने वाला है। फिर भी आपने हिम्मत किया और ज्यादा लेकर करके और उसके बाद पहुंचे किताब दुकान में। वहां किताब दुकान में दूसरा काउंसलर बैठा हुआ है, खुद ही बुक सेलर जो है, वो कह रहा है कहां से ले आए? ये मेरे पास तो सारे टॉपर ही आते थे, उनको मैं दूसरा लिस्ट देता हूं, तुम उसको पढ़ो। अब आप बहुत सीधे स्टूडेंट में बोले भाई काम करो तो मुझे तुम दोनों दे दो, मैं फेल नहीं होना चाहता, कोई बात नहीं, एक टर्म का खाना खा लूंगा, भूखा रह लूंगा, लेकिन छोड़ूंगा नहीं। आईएएस बनने आया, पता चला 2 मोटरी पटरी बना लिए, एक जो सीनियर वाला और एक दूसरों का। बहुत लंबा समय स्टूडेंट का चला जाता है टू स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर द प्रिपरेशन। किताबें इकट्ठे कर रहे हैं, मटेरियल ले रहे हैं, इंस्टीट्यूट का मटेरियल ले रहे हैं, और आजकल तो गूगल बाबा इतने मटेरियल सब अवेलेबल हैं कि पता चला लॉट ऑफ थिंग्स आर फ्री अवेलेबल। एग्जामिनेशन वही है बट अवेलेबिलिटी ओवरलोड ऑफ मटेरियल हैज कम एंड स्टूडेंट्स आर कॉट बाय द वायरल मटेरियल्स एंड लॉट ऑफ अदर मटेरियल। अरे इतना सिस्टमैटिक एग्जाम, इतना ज्यादा बेचैन होने की क्या जरूरत है?
सिलेबस 10+2 का है, ऑप्शनल सब्जेक्ट ग्रेजुएशन लेवल का है। कहाँ यूपीएससी कह रहे कि आप विद्वान बन जाओ, ढेर सारे पढ़ लो, लेकिन दिल नहीं मानता। तो क्या हुआ कि आप एकदम फंस गए। अब ढेर सारी किताबें इकट्ठे हो गई, लाइब्रेरी बना लिया। अब एक दिन समझ बाद में समझ में इतना तो पढ़ा नहीं जाएगा, तो क्या करें? तो अगरबत्ती निकाली है, भगवान अब तुम्हें बचाना मुझे, राइट। फिर ब्राइब करना शुरू किया कुदरत को भी, कि कोर्ट को भी, कि भाई इस बार प्री पास करा दो तो इतना लड्डू, मेंस करा दो तो उतना दे देंगे, फिर अंगूठी पहनने लगोगे, फिर बहुत सारी चीजें, फिर वो सारा काम करोगे जो आपको जरूरत नहीं है। यहाँ ऑलवेज चेक योर एटीट्यूड एंड पीपल अराउंड यू। तो सेकेंड पर्सन का एटीट्यूड कैसा है? कॉमन पर्सन है, जैसे कॉमन मैन, वो काम कर रहा है, उसको कोई शिकायत नहीं है, बस पैसे कमाते थे घर पे। ही इज अमंग द 90% ऑफ द पीपल। वो 90% ग्रुप में है। लेकिन थर्ड पर्सन कैसा है? ही इज द अमंग द टॉप 10 पीपल। बना रहा ईंट, लेकिन वो जानता है ईंट से इमारत बनती है, तो लगातार इनोवेशन में लगा हुआ है और कुछ न कुछ अच्छा करेगा, क्योंकि एंजॉय कर रहा वर्क को। वो डिग्निटी ऑफ वर्क को पहचानता है, डिग्निटी ऑफ लेबर को जानता है। कुछ ऐसा इनोवेशन करेगा कि उसकी ईंट की क्वालिटी बेटर होगी, ज्यादा उसकी डिमांड होगी, और वो धीरे धीरे चल करके वो इंसान अमीर बन जाएगा और एक दिन महल बना डालेगा। यूपीएससी में कैसा कैंडिडेट चाहिए? सिविल सर्विसेज में कैसा चाहिए? थर्ड टाइप का, थर्ड ब्रिक मेकर। आपका क्वेश्चन एक ही होगा, सब क्वेश्चन वही होगा, they are asking you solution of that, how you are behaving, responding, that is being acknowledged and that is being evaluated by UPSC. ये एक दिन में कभी चेंज नहीं होता, वो राइट फ्रॉम प्रोफेशन की स्टार्टिंग से लेके लास्ट तक, इंटरव्यू तक आपको ये चेक हो रहा है कि आर यू रेडी फॉर दैट। आपकी एटीट्यूड एंड योर एप्टीट्यूड, योर लीडरशिप क्वालिटी, योर इमोशनल इंटेलिजेंस, योर टाइम मैनेजमेंट, योर प्रॉब्लम सॉल्विंग एटीट्यूड, क्या प्रॉब्लम के लिए रेडी हो। आप नहीं कहोगे ना कल जनता आपके साथ प्रॉब्लम लेके आएगी, आप बोलोगे कि इतना पढ़ लिख के आई है इसलिए बनाओगे प्रॉब्लम, मैं तुम्हारे सॉल्व करता रहूं। भाई आपको तो उसी काम के लिए चुन के जा रहा है, मुझे प्रॉब्लम में ही जाना है और प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए जाना है। कोई आपके पास आएगा ही नहीं तो आपकी वैल्यू क्या है? आप सिर्फ फाइल वर्क लेके बाबू थोड़ी बने हो जा रहा है। यू हैव टू इनोवेट, यू हैव टू फाइंड आउट। हो सकता है आम जनता को प्रॉब्लम नहीं दिख रहा है, आपको तो प्रोएक्टिवली डिजाइन करना होगा, पहले से सिस्टम के अंदर वो जाके देखना होगा कि क्या कमी आ सकती है, क्या प्रॉब्लम होगा, राइट। यू हैव टू बी इन दैट ग्रुप। इसलिए एटीट्यूड इज समथिंग व्हिच विल बी वेरी वेरी क्रूशियल फॉर यू टू मूव इन द होल प्रोसेस। नेक्स्ट स्लाइड, नेक्स्ट स्लाइड। सो नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड्स द प्रोफेशनल स्ट्रैटेजी and the next strategy is just slide रोका था, उसका आगे करो। Any question till now? You all are comfortable? आप लोग थके तो नहीं? देखो यदि तुमने कह दिया थक गया तो भाई मैं इतना बीमार होने के बाद भी स्पीच दे रहा हूं, तो मैं बोलूंगा भाई बात तो नहीं चलेगी, तो जोर से हंसिए, थोड़ा सा हंस लीजिए, बढ़िया। वैसे जम्मू के बच्चे होते बड़ी अच्छे हैं, पर एक ने जोर से हंसा, बाकी सब लोग देख रहे हैं कि कौन हंस रहा, जरा देख लेते है ना। यू आर द लीडर, उठ के बताओ कि कैसे हंसा तुम। येलो टी शर्ट में तुम हंस रही थी ना, एक बार सबको याद करो कि मैं ही हूँ। ये सब कुछ सिविल सर्विस प्रिपरेशन का पहला स्टेप, वो मैंने कहा पहले क्यों जाना चाहते हो। सेकेंड स्टेप, डिकोड द सिलेबस। सिलेबस पे हाथ रखो, समझो, सीधा जंप मत करो। कहीं सुना कि हिस्ट्री पढ़ना है तो हिस्ट्री पढ़ने लगे, मोटी मोटी कितने उठा लिया, ज्योग्राफी पढ़ना है ज्योग्राफी उठा लिया। ये फॉर्मूला जो है नॉर्मली स्टूडेंट से गलती होती है, लगता है कि जब ज्यादा पढ़ लेंगे तो कम वाले क्वेश्चन तो अपने आप आ ही जाएगा, राइट। तो ढेर सारा सिलेबस लिख लिया। अरे यूपीएससी के सिलेबस हो या केएस के सिलेबस में बनाने में कई कई साल लगते हैं कमीशन को, एंड दे आर नॉट मेकिंग जस्ट सिलेबस टू मेक यू अंडरस्टैंड नॉलेजेबल, कि आप नॉलेजेबल हो जाओगे, राइट। दे वांट टू कन्वर्ट इनटू आईएएस सिविल सर्वेंट। तो उन्होंने इस तरह से सिलेबस को अरेंज किया है ताकि आप उसको पढ़ते पढ़ते ट्रांसफॉर्म हो गए। ध्यान रखो, आप सिलेक्शन के बाद आईएएस आईपीएस और फॉरेन सर्विस में नहीं बनोगे, आप पहले बन जाओगे, सिलेक्शन बाद में होगा।
इस पॉइंट को पकड़ा आपने? मैं कह रहा कि प्रिपरेशन में पहले आप बन जाओगे और यूपीएससी आपको स्क्रीन कर रही है, सिर्फ बन जाओगे पहले आप, उसके अकॉर्डिंगली आपका पैरामीटर सेट हो चुका है। आपने सोचने के, अपने लिखने से, अपने बोलने का आपका तरीका बदल चुका होगा और दैट इज द प्रोसेस। जैसे हम लोग फाउंडेशन कोर्स में पढ़ाते हैं, राइट? जब चाणक्य अकेडमी स्टार्ट किया था तो आई यूज दिस वर्ड फाउंडेशन कोर्स कीपिंग मसूरी की ट्रेनिंग को ध्यान रखते हुए। बाद में तमाम जितने इंस्टीट्यूट आए सबने नाम रख दिया फाउंडेशन फाउंडेशन फाउंडेशन, फिर हमने इसको कर दिया अपग्रेडेड फाउंडेशन, फिर ट्रेडमार्क कराया हमने। लेकिन इसका पर्पस बेसिकली ये है इस कोर्स का कि आपको तैयारी कराने के दौरान ही ट्रांसफॉर्म कर दें, और ये जो सफर 1 साल का 1.5 साल का, उसमें आप ट्रांसफॉर्म हो जाए। वो कैसे होंगे अभी आपको थोड़ी देर की जर्नी में आपको क्लियर हो जाएगा, राइट? सिलेबस का आप में से कितने लोगों ने प्रिपरेशन शुरू कर दिया यूपीएससी का, पहले ये बताइए। अभी कम बच्चे हैं, मेरे ख्याल से 25-30%। कितने लोग शुरू करना चाहते हैं? इसमें भी बहुत बड़ी संख्या है। कितने लोग हैं कि आज के बाद सोचेंगे, देखते हैं क्या होता है? इसमें कितने लोग हैं? अरे बाकी लोग तो हाथ उठा ही सकते हैं। हाँ ठीक है, चलो मुझे उम्मीद है कि आज आपको सोचने पर मैं भी तैयार कर दूंगा। सबसे पहले जो सोच रहे हैं ये नहीं किए, फर्स्ट कंडीशन, एक अच्छी सी डायरी बनाओ जिसमें सिलेबस का एक एक वर्ड अपने हाथ से लिखो। अब आप कह सकते हो सर आप तो पुराने जमाने के हो, हम तो डिजिटल वर्ल्ड के लोग हैं, हमें क्या जरूरत है लिखने के सिलेबस? तो हम कहेंगे भाई अभी तक ना तो यूपीएससी है और ना केएस है, अभी तक डिजिटल एग्जाम तो नहीं ले रही, अभी तो लिख के ही लेती है हमसे। पहला काम आपको ये कहेंगे। नंबर 2, एक पर्पस है इसका कि जब आप डिजिटल फॉर्म में किसी चीज को देखते हैं तो आपकी मेमोरी उसको रिकॉर्ड नहीं कर सकती है। डिजिटल वर्ड को माइंड रिकॉर्ड नहीं करता है, याद रखिएगा। एंड मेमोरी वर्क्स विद द पिक्टोग्राफिक, मेमोरी जो हमेशा पिक्चर्स में रिकॉर्ड होता है। तो होता क्या है कि जब आप डिजिटल फॉर्म में इसको छोड़ देते हैं तो उसको बार बार आप देखेंगे, लेकिन वो मेमोरी, एक समय आना चाहिए कि सिलेबस आपके दिमाग में एकदम रनिंग मोड में अपने आप होना चाहिए, आपको देखना ना पड़े, आपको वहां तक पहुंचना है। सिलेबस, एवरीथिंग शुड बी वेल इन योर माइंड। वो आपका रोड मैप है, वो आपका गाइडलाइन है। उसके बिना किताब पढ़ोगे तो आप जंगल में भटक रहे हैं, आपको कुछ नहीं होने वाला। उसके लिए पहले सिलेबस को एक राइट, यूज डिफरेंट कलर्स ऑफ पेन, हिस्ट्री ऑफ इंडिया एंड कल्चर, एक पेज पे उसके नीचे टॉपिक, सब टॉपिक को अलग अलग पेन के कलर में लिखो और अपनी एक अच्छी सी डायरी बनाओ जो आपके हाथ से लिखी हुई डायरी हो, जो कि अपनी हैंड राइटिंग को इंसान जल्दी पहचानता है, रिकॉर्ड होता है, वो आपके दिमाग में फीड हो रहा है। एंड द मोमेंट यू स्टार्ट स्टडी यू हैव ए हैबिट कि पहले मैं पूरा सिलेबस देखूंगा, फिर उसमें रोज का सिलेबस, मान लो कि जो सिलेबस हिस्ट्री एंड कल्चर पढ़ना है तो हिस्ट्री एंड कल्चर का सिलेबस में जब तक पढ़ूंगा रोज देखूंगा, और जो टॉपिक है उसमें एक भी नहीं छोड़ूंगा, और मुझे उसी हिसाब से उसको तैयार करना है। और साथ साथ में 10 साल के क्वेश्चन, 10 साल के क्वेश्चन जो है प्री और मेंस के उस सब्जेक्ट रिलेटेड खुद रहेगा। यहां भी एक एक्सरसाइज है, आजकल मार्केट में कितने 10 साल में क्वेश्चन में हिस्ट्री कल्चर में पूछे गए जो कंपाइल मिलेगा, वो आपके किसी काम का नहीं। तो बोलेंगे सर इतना मेहनत करने की क्या जरूरत है, रेडी मिल रहा है। नो नो नो, दैट एक्सरसाइज विल नॉट हेल्प यू, यू विल हैव टू वर्क योरसेल्फ। वो 10 साल के क्वेश्चन से खुद ढूंढो, मेहनत करो उसको। उसके चक्कर में क्या होगा कि हर बार आप 100 क्वेश्चन देखोगे और उसमें से उसको चुनोगे, तो क्या होगा कि उस एक्सरसाइज में आपके दिमाग में वो प्रॉब्लम बैठना शुरू हो गया। प्रॉब्लम इज नेसेसिटी, ये ना कहते हैं कि जो प्रॉब्लम जो है, नेसेसिटी इज मदर ऑफ इन्वेंशन। आपका दिमाग उसको, पहले आप समस्या दे रहे हो कि ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो तब आएगा जब आप खुद एक्सरसाइज करोगे पिछले 10 साल के क्वेश्चन में। रेडीमेड लोगे तो बस रटा पिटा 10 क्वेश्चन याद आ गया, लेकिन आप खुद मेहनत करोगे तो आपके पास वो पूरा 10 साल का ट्रेन क्लियर हो जाएगा कि यूपीएससी क्वेश्चन सेट कैसे कर रही है। वो ट्रेन समझना जरूरी है किसी भी सीरियस स्टूडेंट के लिए। वो ट्रेन समझ लिया एक बार में तो उसको ही कैन मेक आउट कि अगला क्वेश्चन नेक्स्ट क्या आने वाला है। आना वो कि बुक्स में ही है, वो एनसीईआरटी सवाल आपको पता चलेगा कि जो कि एग्जामिनर भी तो क्वेश्चन लेके बैठता है ना, तो वो ट्रेन को देखता है कि कहाँ ले जा रहा है, वो अगला ट्रेन आपको क्लियर में आ जाएगा, वो रैंडम नहीं उठता कि अब यहाँ से मिलकर के क्वेश्चन लेके आएगा। एंड देन इट विल मेंटली साइकोलॉजिकली मेक यू रेडी फॉर द नेक्स्ट स्टेप टू टेक इट दैट वे।
इसलिए ये 2 एक्सरसाइज, और रोज आप इसको जैसे कोई पाठ पढ़ते हैं उस हिसाब से डेली आपको स्टार्ट करना ही पड़ेगा, इसका कोई शॉर्टकट नहीं। एंड वी गिव अ लॉट ऑफ इंपॉर्टेंस टू दिस। आई विल पर्सनली रिकमेंड कि ये एक ऐसा एक्सरसाइज है जिसको कभी छोड़ना मत, ठीक है, राइट, दैट इज होती है। सो सिलेबस एंड क्वेश्चन। नेक्स्ट स्लाइड पे लाना। Identify your study resources and be in love with them. Don't keep changing it. आप सबको पता नहीं हुआ, उनके लिए भी अब जानते हैं, उनके लिए ध्यान दिला दें। The syllabus of UPSC and KS, the fundamental is 10+2 syllabus। 9 से 12 का जो सिलेबस है वही आपका सिलेबस है। आप इसलिए NCERT बुक्स आपको पढ़ने के लिए कहा जाता है, ये बोर्ड की किताबें, रीड इट मोर देन रिक्वायर्ड। आप कभी भी बहुत हाई लेवल की किताबें जनरल स्टडीज के लिए नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि आपको लिमिटेड वर्ड में लिखना है एंड आपको बहुत ही टू द पॉइंट लिखना है। यदि ज्यादा फैक्ट्स एंड फिगर इकट्ठा कर लिया, क्वेश्चन पे ध्यान नहीं दिया, तो आप रिवील कर ही नहीं पाओगे एग्जामिनेशन में। नॉलेज ढेर सारा रखोगे लेकिन निकलेगा ही नहीं वहां, काम की चीज निकल नहीं पाए। सो बी ऑलवेज वेरी एंड आइडेंटिफाई योर रिसोर्सेज, बेसिक NCERT बुक, एंड हर सब्जेक्ट के लिए कुछ बेसिक फंडामेंटल बुक के चैप्टर्स, नॉट द एंटायर बुक। सो यू विल आइडेंटिफाई द चैप्टर कि जिसका आंसर आपको नहीं मिल रहा है, क्वेश्चन से नहीं मिल रहा है, ठीक है। क्लास में हम कहते हैं यदि हमारे चाणक्य में क्लासेस में सिंसियरली आप क्लास में हो तो 70% तक तो काम आपका क्लास में खत्म हो जाएगा। बाकी 30% को सप्लीमेंट करने के लिए आप जो है, जो बेसिक रिसोर्सेज को सपोर्ट करते रहिए। दैट विल कीप वर्किंग एंड रिवाइज इट, रिपीट इट सेवरल टाइम एंड जस्ट बी लव विद देम। कि उसी को एक किताब को 10 बार पढ़ना ज्यादा समझदारी है। हैव ए, उसको अंडरलाइन करो, नोट करो, जो ना कि 10 किताबों को एक बार पढ़ के कंफ्यूज रहने, कोई मीनिंग नहीं। किताब खत्म नहीं करना है आपको, सिलेबस कवर करना है, एंड वो दैट इज सीरियसली कीपिंग इन माइंड। एक ऑप्शनल सब्जेक्ट आपने जो लिया है उसको खत्म करने के लिए 5-5.5 महीने की तैयारी काफी है। यदि आपको आता है, नहीं हो रहा है, इसका मतलब है कि हम नहीं जानते कि हमारे सिलेबस क्या। चूंकि यूपी आपको कॉलेज में 3 साल में आपका ग्रेजुएशन करते हैं एक सब्जेक्ट, हम कह रहे हैं 5-6 महीने में आपका सिलेबस खत्म हो सकता है। इसका मतलब है यू हैव टू बी वेरी फोकस्ड एंड टू द पॉइंट ऑन दैट। नेक्स्ट, अब ये कैसे खत्म होगा, इसका ये फॉर्मूला है जो सामने आ रहा है, रीड, थिंक, स्पीक एंड राइट। इस फॉर्मूला के बिना आपका नहीं होगा, क्योंकि नॉर्मली क्या होता है स्टूडेंट, व्हाट दे बिलीव इन, जस्ट रीडिंग 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 रीडिंग। यस और नो? आपको स्कूल कॉलेज में भी ये सिखाया जाता, पढ़ो पढ़ो पढ़ो। यूपीएससी की तैयारी सिर्फ पढ़ने वाले का कभी नहीं होगा, कभी नहीं होगा, क्योंकि आपको सिर्फ जो डेटा बैंक बनना नहीं, इंफॉर्मेशन आपको लेना नहीं, यू हैव टू बी ए थिंकर, यू हैव टू बी डिसीजन मेकर। यूपीएससी ने इसलिए सिलेबस दिया ही 10+2 का है। आपको ज्यादा गहराई में पढ़ने की जरूरत नहीं, लेकिन पढ़ने के साथ जब आप उसको सोचोगे, जब उसको लिखोगे, जब बोलोगे, तो बुद्धिमान बनोगे, उसका यूटिलाइज करना सीखोगे। हमने क्या कहा, सिलेबस पीछे से देखा, क्वेश्चन देखा, अब हम पढ़ने जा रहे हैं। पढ़ने में 2 घंटे का स्लॉट यदि बनाया, वो स्लॉट उतना ही बनाओ जिसमें माइंड इधर उधर भटकना ना शुरू करे कि मैगडी से खाना कब लाएंगे, पिज्जा कब खाने जाएंगे, ये मम्मी से बात कब करेंगे, ये बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड का टाइम क्या बनेगा। ये सब चीजें यदि आ रही है तो वो समय को पहले फिक्स कर लीजिए कि 2 घंटा यूपीएससी के प्यार में गुजारना है। तो 2 घंटा पूरी फोकस्ड होना चाहिए, मैग्नेटिक होना चाहिए। नहीं 2 घंटा फोकस रख सकते, 1 घंटे का स्लॉट बना लो, नो प्रॉब्लम, छोटे छोटे बनाओ, लेकिन वहां भटकना नहीं चाहिए दिमाग। उसकी एक्सरसाइज आपको करनी होगी। तो 2 घंटे के अंदर क्या करेंगे, मन भी कैसे लगेगा मैं बता रहा हूं, कैसे मन लगेगा। 1.5 घंटे का पहले पढ़ने का स्लॉट बनाइए। आप अपने बुक में मार्क करने में जरा सा झिझकिए मत, जहां अच्छी लाइन लगती है मार्क करो, साइड में मार्जिन में लिखो, कोडिफाई करते जाओ। 1.5 घंटे के बाद रुक जाओ, किताब को 15 मिनट बैठ के इसको सोचो कि क्या पढ़ा। वो सारा मार्जिन जहां रिमार्क किया है, डिजाइन किया, उसको जरा ध्यान से आप रिकॉल कीजिए। कितनी चीजें आप रिकॉल कर सकते हैं 15 मिनट में, दैट इज कॉल्ड सेविंग इन योर माइंड। यू आर रिकॉलिंग एंड रिवाइविंग इन योर माइंड। जैसे ही रिवीजन करोगे दिमाग में, तो इस सेकंड राउंड इमीडिएटली जो 1.5 घंटा में पढ़ा वो अगले 15 मिनट में रिवाइज हो गया,
उसी समय हो गया। और आपने अपने दिमाग में फीड करना सीख लिया कि जब जरूरत पड़ेगी तो ये माइंड से रिट्रीव कैसे करूंगा, और अगले 15 मिनट में जो कुछ भी पढ़ा सोचा उसको तुरंत लिखो उसी समय उस नोटबुक में, इमीडिएटली पेन उठाओ, मेक योर स्केचेस, ग्राफ, डायग्राम एंड मेक इट इज फॉर यू। दैट इज कॉल्ड ए वे ऑफ सेविंग इन योर माइंड। क्योंकि यदि आप कंप्यूटर में भी टाइप करने सेव करना भूल गए तो आपका किसी काम का नहीं है। उसी तरह यूपीएससी की तैयारी में एवरी डे यू आर एडिंग न्यू नॉलेज एंड मोर इंफॉर्मेशन। यदि आप सेव करते नहीं जाओगे तो आप हमेशा स्ट्रगल रहेगा कि पढ़ा और भूल गए, याद ही नहीं, अब कितनी चीजें याद कैसे रहेगी। और फिर आपसे क्या गलती होगी, आप देखते होंगे एग्जामिनेशन का दिन है, प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन है, मेंस में है, इतनी बड़ी बड़ी किताब की बैग लेके बच्चे जो है चल पड़ते हैं कि जो इंटरवल है उसमें रिवाइज करेंगे। व्हाट नॉनसेंस, पूरे साल पढ़ नहीं पाए, सेव नहीं किए। जो टाइम रेस्ट लेने के लिए मिला है कि दिमाग सही काम करे, 3 घंटे का आंसर लिखने के बाद मुझे रेस्ट चाहिए था, उस समय पे स्टूडेंट खाना खा रहे हैं और पढ़ाई कर रहे हैं, रिवीजन कर रहे हैं कि इसमें हम तो जीत जाएंगे। दैट विल नॉट हेल्प यू एट ऑल। ये तो ऑफिसर बनने की क्वालिटी ही नहीं है। जो ऑफिसर अपने आखिरी मोमेंट पे तैयारी कर रहा है वो क्या करेगा जनता के लिए? 15 दिन पहले तो कोई पढ़ाई होनी ही नहीं चाहिए, बंद हो जाना चाहिए, खत्म। अच्छी नींद पूरा करेंगे, रिलैक्स करेंगे, इट इज ओवर। आपकी टाइम मैनेजमेंट भी शामिल होनी चाहिए, देन यू विल बी देयर। सो रीड, थिंक एंड राइट। एक और मैंने लिखा है स्पीक। ये क्यों बोला है? क्योंकि आपको बोलने की भी प्रैक्टिस करना है। क्योंकि आदमी टू द पॉइंट वही बोल सकता है जो दिमाग से सही समझ गया मैटर को, प्रैक्टिस किया है। इसलिए क्या करना चाहिए, चाहे कोई जूनियर हो, चाहे कोई घर में बच्चे हो जिसको पढ़ाई कर रहे हैं, स्कूल लेवल का तो सिलेबस है, माँ बाप हो या फ्रेंड हो, बीच बीच में टॉपिक को रैंडमली उनको समझाने की कोशिश करो कि क्या कम शब्दों में वो आपकी ऐसी टॉपिक जिसके बारे में उनको जानकारी ही नहीं है, क्या आपकी बात समझ में आ जाती है उनको? यदि आ रही है तो इसका मतलब यू आर अ राइट कैंडिडेट फॉर सिविल सर्विस, कि आप किसी को भी समझा सकते हो। भूकंप वर्ड आया, कॉमन वर्ड में किसी कॉमन आदमी को समझा दिया कि भाई भूकंप होता क्या है। यदि आप प्लेट टेक्टोनिक थियरी समझाने लग गए तो देन यू आर रिसर्च कैंडिडेट, यू आर नॉट ए राइट कैंडिडेट फॉर सिविल सर्विस। यू शुड जस्ट टॉक। क्योंकि यूपीएससी कहती है 200 वर्ड्स में लिखो, स्पेस भी फिक्स है आपका, आपको उसी शब्द में उतने समय में लिखना है आपको। यदि वो आप नहीं कर रहे हो तो देन यू कैन बी विद्वान, किताब लिख दोगे, सब कुछ कर सोगे, सिलेक्शन नहीं होगा आपका। दैट इज नॉट इट। सो दिस 4 फॉर्मूला शुड गो साइमल्टेनियसली। I know it very well. Majority of the student they move only in the first category. बहुत ज्यादा करते हैं तो राइटिंग में चले जाते हैं। दूसरा, थिंकिंग वाला काम और बोलने वाला काम तो करता ही नहीं कोई, ये करता ही नहीं कोई, इनकी जरूरत क्या है? लिख देंगे एग्जामिनेशन हॉल में, सोच लेंगे बाद में। आपको तो हमेशा देखना है कि मैं ये सब्जेक्ट यदि इंडियन कल्चर में पढ़ रहा हूँ या इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में ये पढ़ रहा हूँ तो पढ़ क्यों रहा हूँ? इमीडिएटली इमेजिन करो, आई एम एन IAS, मेरी पोस्टिंग SDM है, DM है, उसका यूज क्या होगा वहां? इमेजिन करो मैं पुलिस सर्विस में, उसका यूज क्या होगा वहां? फॉरेन सर्विस में उसका यूज क्या होगा? उससे क्या होगा, ये कोरिलेट हो जाएगा और आपको दिमाग में सेव होता जाएगा। फिर आप करंट अफेयर्स में न्यूज़पेपर में पढ़ रहे हो तो करंट अफेयर से उसको रिलेट करते जाएंगे, रिलेट करते जाएंगे। एक पर्टिकुलर न्यूज जो छपता है करंट अफेयर्स में, एक पर्टिकुलर न्यूज में से क्वेश्चन हिस्ट्री का बन जाएगा, ज्योग्राफी बन जाएगा, पॉलिटी बन जाएगा, साइंस टेक, एनीथिंग कैन हैपन। पढ़ रहे हो न्यूज पॉलिटिकल, पढ़ रहे हो आप ज्योग्राफी के कोई मैटर, आप उसको ध्यान से पढ़िए। उस क्वेश्चन के अंदर जो टर्म यूज हो रहे हैं, जो सिचुएशन आ रहा है, एक ही सब्जेक्ट के अंदर एक ही आर्टिकल में क्वेश्चन जो है उसमें हिस्ट्री से भी बनेगा, ज्योग्राफी भी, पॉलिटी भी। अब ये मालूम होना चाहिए कि हाउ टू रीड दैट आर्टिकल न्यूज़पेपर, और वो कैसे आएगा? इस तरह के अभ्यास से आएगा। जब आप सोचने लगो, आपके न्यूज़पेपर में पढ़ने का इंटरेस्ट भी बढ़ जाएगा कि अच्छा इसमें ये भी चीज है, इसमें ये। मन क्यों नहीं लगता है? जब आपको पता ही नहीं करना क्या है, जाना कहाँ है, कहाँ उड़ रहे हैं, क्या मतलब है, पढ़ रहे हैं क्यों जा रहे। जिस दिन आप पढ़ने के तरीका सीख जाओगे आपको लगेगा कि अभी तक तुमने पढ़ाई ही नहीं किया, एक्चुअली सर रट्टा मारा है, नॉलेज लिया है, अब असल पढ़ाई का मजा आने लगा। यूपीएससी की पढ़ाई का मजा आना चाहिए, एंजॉय करना चाहिए, और तब लगेगा कि मैं अब जो है काबिलियत में अपने जीवन में कुछ पा रहा हूं। मैं आपको बता दूं कि मेरा अपना लॉन्ग एक्सपीरियंस है। जो बच्चे सीरियसली यूपीएससी के लिए तैयारी किए हैं चाणक्य में,
यदि इनमें से कुछ लोग का सिलेक्शन नहीं हुआ, सीरियस थे, तो दे आर डूइंग एक्स्ट्राऑर्डिनरी इन देयर लाइफ। बिजनेस में जाके, मीडिया में जाकर के, एकेडमिक्स में, दे आर डूइंग एक्स्ट्राऑर्डिनरी। दिस मेक्स यू एक्स्ट्राऑर्डिनरी पर्सन इन योर लाइफ। सिविल सर्विसेज सिलेबस इतना बढ़िया है कि इसको ठीक से आपने तैयारी कर ली तो कभी जिंदगी मार नहीं खाओगे, कभी छोटा बन के नहीं रहोगे, हमेशा कुछ अलग करोगे। दैट विल ऑलवेज बी, दैट्स द ब्यूटी ऑफ इट। नेक्स्ट, अब नेक्स्ट क्रक्स जो आ रहा है वो इस पे आ रहा है। ये पूरी तैयारी की जो जांच है वो कहाँ है? आपके अप्रोच में दिखना चाहिए एक्यूरेसी, ब्रेविटी एंड क्लियरिटी। ये दिमाग में बिठा लो। एक्यूरेसी, ब्रेविटी इन थिंकिंग, क्लियरिटी इन थिंकिंग, एबीसी इन थिंकिंग, एबीसी ऑफ लिसनिंग, एबीसी ऑफ स्पीकिंग एंड एबीसी ऑफ राइटिंग। ये जब सोचेंगे, एक्यूरेट सोचेंगे, ब्रीफ सोचेंगे, क्लियर सोचेंगे। चलिए एक से शुरुआत करते हैं, पहले थिंकिंग से। आप लोग जानते हैं व्हाट इज कॉल्ड वर्टिकल थिंकिंग एंड व्हाट इज लैटरल थिंकिंग? एनीबॉडी नोस व्हाट इज वर्टिकल थिंकिंग एंड व्हाट इज लैटरल थिंकिंग? एनीबॉडी? नो प्रॉब्लम। वर्टिकल वर्ड तो समझ में आ गया, दैट इज स्ट्रेट। लैटरल इज, वर्टिकल एंड लैटरल का कोई भी प्रॉब्लम लाइफ में स्पेशलाइज्ड नहीं होता। इट हैज डिफरेंट डायमेंशन। से फॉर एग्जाम्पल हम कहते हैं कि ये पड़ोस से 10 किलोमीटर आगे एक गांव है, बड़ा गरीब गांव है ना? पहला इंप्रेशन क्या आता है इमीडिएटली गरीब कहते हैं कि इकोनॉमिकल प्रॉब्लम है, इस विलेज का प्रॉब्लम जो है इकोनॉमिक प्रॉब्लम है। लेकिन क्या इकोनॉमिक प्रॉब्लम अपने आप में स्टैंड अलोन प्रॉब्लम है? इकोनॉमिक प्रॉब्लम दिख रहा है सामने, बट उस इकोनॉमिक प्रॉब्लम के कई डायमेंशन होंगे। दैट इज, इट विल बी सोशल डायमेंशन, सोशल रीजन होगा, ज्योग्राफिकल होगा, पॉलिटिकल होगा, साइंटिफिक होगा, कल्चरल होगा, एजुकेशन होगा, सब आ जाएंगे सामने। बात हम करने जा रहे हैं इकोनॉमी की, वो वर्टिकल प्रॉब्लम। लैटरल प्रॉब्लम और सॉल्यूशन उसके साथ जुड़ा हुआ है। तो ये जो अप्रोच है, यूपीएससी वांट्स दैट यू डोंट टॉक लाइक ए स्पेशलिस्ट। क्योंकि स्कूल और कॉलेज में आपकी पढ़ाई उसी डायरेक्शन में गई है कि आपने स्कूल में ज्यादा सब्जेक्ट पढ़े, कॉलेज में थोड़े कम सब्जेक्ट पढ़े, फिर पोस्ट ग्रेजुएशन में सिर्फ एक सब्जेक्ट रह गया और पीएचडी में एक टॉपिक रह गया। लेकिन लाइफ की समस्या ऐसे नहीं चलती। इसलिए यूपीएससी ने आपको 10+2 के ढेर सारे सब्जेक्ट दे दिए, आप सब पढ़िए, ताकि आपका पर्सपेक्टिव हिस्टोरिकल भी हो, पॉलिटिकल भी हो, सोशल भी हो, इकोनॉमिक भी हो, साइंटिफिक हो, करेंट्स भी है, सब आपके साथ आ जाए कि कोई डिसीजन ले तो ऐसे चलेगा, राइट? इसलिए आपको इतने सब्जेक्ट पढ़ाए जाते हैं। अब एक बहुत ही कॉमन एग्जांपल लेने जा रहा हूं, आप लोग साथ साथ भाग लीजिएगा। ताजमहल, हमने आपको सिर्फ बोला ताजमहल के बारे में मुझे 200 वर्ड में कुछ बताओ। यूपीएससी यही करती है, एक वर्ड दे देंगे, एक टॉप 10 वर्ड बोले राइट इन 200 वर्ड्स, राइट? बहुत कॉमन है, इसलिए इसमें ज्यादा दिमाग जोड़नी नहीं पड़ेगी, बट लेट्स ट्राई। अब ताजमहल के बारे में बोलते के साथ क्या थॉट है आपके मन में? क्या क्या है? शाहजहां ने बनाया, पहला आया, प्यार में बनाया, पहला टॉपिक आया। मुमताज के लिए बनाया, क्योंकि दुनिया सब कहते हैं है ना, मार्बल का है, व्हाइट मार्बल है ना, आगरा में है, 1 of 7 वंडर्स है ना, सारी बातें ये सारे हो। लेकिन मैं इससे खुश नहीं हूं आपसे, मैं आपको यूपीएससी का कैंडिडेट ग्रुप में देखना चाहता हूं कि मुझे बताइए वर्टिकली लैटरली ताजमहल के बारे में कुछ समझाइए, तो क्या करोगे? मॉन्यूमेंट ऑफ हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस करो, अब थोड़ा दिमाग लगाओ, डू सम एक्सरसाइज, कोशिश करो। हमने तो आपको हिंट दे दिया कि वर्टिकली तो आप सब बात मैंने समझा भी दिया, वर्टिकली तो यही बात है। अब जरा लैटरली सोचो। आर्किटेक्चर इंपॉर्टेंट, दूसरा टूरिज्म के लिए इंपॉर्टेंट है। चलो और बच्चे कुछ तो निकलना शुरू करो, सोचते जाओ। देखो इसमें क्या है, इसी तरह की बात को समझना है कि वर्टिकली लैटरली। ताजमहल जैसे वर्ड आए, नेचुरली जो मोस्ट प्रोमिनेंट चीजें पहले आए रखेंगे, दिस इज कॉल्ड वर्टिकल थिंकिंग, कि भाई स्पेशलाइज बात कर देंगे। अब होता क्या है, देखो मान लो किसी आर्किटेक्ट को लिखने के लिए दोगे जो आर्किटेक्चर का स्टूडेंट है, तो वो 200 वर्ड क्या 20,000 वर्ड में लिख देगा ताजमहल की डिटेल, है ना? बहुत खुश होगा कि मैंने ताजमहल की वो सब बातें लिख दी जो आम आदमी को पता ही नहीं होगा। एंड यूपीएससी विल बी वेरी हैप्पी। तो मेरे को तो 80 तो मिलना ही 80% चाहिए, क्योंकि सब लिख दिया जो नॉर्मली नहीं। हिस्ट्री का स्टूडेंट होगा वो पूरा हिस्ट्री लिख के रख देगा ताजमहल का।
और यदि कोई आशिक दिल हुआ तो पूरा जो है नॉवेल लिख देगा, ठीक है। लेकिन जैसे ये ताजमहल वर्ड आया, हमने सोचना कि यूपीएससी जांचना क्या चाहती है। तुरंत अपने आप को प्रेस करो आगरा में कि इफ आई एम डीएम ऑफ आगरा देन हाउ आई थिंक अबाउट दैट, फिर आंसर मिल जाएगा आपको इमीडिएट, क्योंकि वो तो वही जांच रही है ना यूपीएससी की। ये कैसे सोचेगा किसी मॉन्यूमेंटल बिल्डिंग के, क्या कॉमन लोगों के जैसा सोचेगा? ये इसका पर्सपेक्टिव डिफरेंट होगा, राइट। अब आप पर्सपेक्टिव उठाइए, आपने बहुत कुछ पढ़ा, 50 वर्ड में सारी वर्टिकल बात हो जाएगी। ताजमहल इज वन ऑफ द 7 वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड, unique piece of marble architecture situated in Agra. It was made by Shahjahan in memory of his beloved wife Mumtaz. ओवर हो गए 50 वर्ड के आसपास में खत्म, 150 वर्ड बचे हुए। अब हिस्टोरिकल इवोल्यूशन को समझाना है तो थोड़ा उसकी बात करेंगे। इकोनॉमी की बात करेंगे कि ताजमहल was preceded by serious famine in India. 22,000 people were engaged for 7.5 years, and they got employment from royal treasury. As it happens in modern time also, people get employment from the national treasury. ठीक है, आगे मैथ डिफरेंस हो जाएगा। आपने साइंस एंड टेक्नोलॉजी पढ़ाई की है, तुरंत दिमाग लगाइए। इन मेडिवल टाइम इट वाज एन एक्सेलेंट डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ सिविल इंजीनियरिंग। सोचो मेडिवल टाइम में सिविल इंजीनियरिंग की इस लेवल की बात कर रहे हैं जो आज भी वंडर है। थोड़ा उसकी बात कर लेते हैं। उसके बाद हम बात के इकोनॉमी हो गया, ये हो गया, पॉलिटिक्स की बात कर लेते हैं। इट वाज अ बिग पॉलिटिकल डेमोन्स्ट्रेशन बाय शाहजहां इन मेडिवल टाइम टू द होल वर्ल्ड बाय मेकिंग वन ऑफ द 7 वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड। अब हम थोड़ी सी बात करते हैं टूरिज्म की। इट बिकेम ए बिग सोर्स ऑफ टूरिज्म देन एंड इवन नाउ। अब ये सारी जब बात करेंगे तो एग्जामिनर को लगेगा कि जब ये कल डीएम होगा, किसी एरिया में आर्किटेक्चर होगा, तो ही विल नॉट थिंक लाइक कॉमन मैन, ही विल एक्सप्लोर ऑल द पॉसिबिलिटीज रिलेटेड टू one monument and he will think differently from others, और यहां आपको जाके नंबर मिलेगा। क्लियर हो गया? वही ताजमहल है, अप्रोच बदल गया हमारा, लिखने का तरीका बदल गया। शाहजहां ने सोचा नहीं, शाहजहां उसे कोई फर्क नहीं पड़ता, हमने सोचा कि वे कि हम एडमिनिस्ट्रेटर के रूप में दैट विल मेक द डिफरेंस, हमने डेमोन्स्ट्रेट कर दिया। कोविड-19 सुनते, अब इसके बारे में सेम फॉर्मूला लगा के सोचो। जैसे मैंने कहा कोविड-19, दिमाग में पहली बात क्या आई? वायरस, चाइना, सब आ गया दिमाग में। ये हुआ चूंकि हम स्पेन से गुजर रहे हैं तो वो हो गया। लेकिन क्या कोविड-19 सिर्फ मेडिकल इश्यू रह गया? नहीं। तो आपको मेडिकल वायरस की बात तो 50 वर्ड में खत्म कर देनी है। 150 वर्ड में समझाना है कि व्हाट चेंज हैज कम इन टेक्नोलॉजी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इकोनॉमी, पॉलिटिकल रिलेशनशिप, इंटरनेशनल रिलेशन, इकोलॉजी, एनवायरमेंट, सारे इसके अंदर फिट हो जाए। क्योंकि आपको कहा ही नहीं गया ना लिखना क्या था, लेकिन आप अपने आप को प्रेजेंट कर रहे हो। दैट इज कॉल्ड वर्टिकल एंड लैटरल थिंकिंग। एक वर्ड को उठा के आपने अपने आप को प्रेजेंट कर दिया कि हाउ इट इज देयर, राइट। और कितना and then same way you have to develop the habit of listening. ABC of listening, laterally भी, vertically भी। सिर्फ 2 कान मिल गए इसका मतलब नहीं हमें सब कुछ सुनना आता है। हम लोगों को सुनने की प्रैक्टिस करनी होगी। यू टू बी ऑफिसर, IAS, IPS, यू नीड टू बी ए गुड लिसनर। लोगों को हो सकता है अपनी बात पूरी रखने का मौका ना मिले, यू हैव टू बी वेरी गुड लिसनर दैट वे कि लिसनिंग कैपेसिटी होनी चाहिए कि आप कोई भी बात सुन रहे हो, प्रॉब्लम कुछ एक बता रहा होगा, आप सारे तरह से दिमाग लगाओगे कि इसका डायमेंशन क्या है, इसका मकसद क्या है। यू हैव टू बी इमोशनली इंटेलिजेंट विद दैट। थर्ड थिंग इज ABC ऑफ स्पीकिंग। जब बोलो टू द पॉइंट, एवरी वर्ड मस्ट मेक्स मीनिंग। हिंदी, इंग्लिश, उर्दू, फारसी कुछ भी बोलने से आपको बहुत नॉलेजेबल तो कह सकते हो, लेकिन यू नॉट बी गुड एडमिनिस्ट्रेटर। यू हैव टू स्पीक सेंस, एवरी वर्ड शुड बी देयर। आप लोग गुड लिसनर हैं, इसलिए आप चुपचाप बैठ के आराम से सुन रहे हो। आई एम ए गुड स्पीकर, हम दोनों के बीच में एक रिलेशन बन गया, इसलिए वी आर सिटिंग टुगेदर। अदरवाइज ये रिलेशन इतना लंबा नहीं चलता। ये आपको आर्ट सीखना है। हाँ, थोड़ा जोर से बजाइए। किसके लिए ताली बजाई आपने? गुड। पहले तो आप बोले बजाओ, फिर से बजा लो। फिर दूसरा किसके लिए बजाएंगे?
मेरे लिए जोर से बजाओ। ठीक है, ये आपको कला सीखनी है कि ऑडियंस को भी कैसे अपने साथ रखना है। अदरवाइज लोग भाषण देते जाते हम कहीं और है, वो कहीं और है, चीज खत्म हुई। तो पब्लिक को क्या मीनिंग, पब्लिक में जाओगे कल ऑफिसर बन करके लंबा लंबा भाषण दोगे, पब्लिक सोचे पागल आदमी बोल क्या रहा है, जबरदस्ती बिठा दिया। राइट, यू शुड मेक सेंस। समय कीमती है, इंपॉर्टेंट है, उसके लिए आपको चलना पड़ेगा। यू हैव टू वैल्यू टाइम कि व्हाट यू आर गेटिंग आउट ऑफ दैट। सेमली राइटिंग 1750 मार्क्स के क्वेश्चन आपको लिख के लाने हैं मेरिट में, वो डे 1 से प्रैक्टिस करने हैं, फिर बाद में टेस्ट प्रैक्टिस और सब चीज चलेगी, वो आपको साथ के साथ लेके चलना है। ये सारा कॉम्बिनेशन जब बनाओगे तो आपको एक और इंटरेस्टिंग होगा। आई एम हैप्पी कि अभी तक आप बिल्कुल थके नहीं, आराम से हैं। थोड़ी बात मेरी और अभी रह गई, लेकिन उससे पहले मैं चाहूंगा कि जस्ट अभी चूंकि सिलेक्शन इनका हुआ है 2019 बैच के ऑफिसर आपके सामने अर्जित हैं और इनकी फॉर इंडियन पुलिस सर्विस आपकी ही पोस्टेड है। इससे बढ़िया मौका नहीं आपके लिए, तो इमीडिएटली जो लेट अस लिसन इमीडिएटली फ्रॉम द पर्सन हु हैज गॉट द रिजल्ट नाउ कि जो मैं कह रहा हूं और उनका अनुभव क्या है। लेट्स कम टुगेदर, राइट? रंजीत, नाउ इनवाइट यू।